Hi everyone, we are going to start a new series साइंटिस्ट ऑफ द डे। इस पे हम बात करने वाले हैं, हर दिन एक चैप्टर को लेंगे, उनमें से जितने भी साइंटिस्ट हैं सबको याद करेंगे और उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2026 के लिए होने वाला है उनको हम साइंटिस्ट ऑफ द डे बोलेंगे उस चैप्टर से। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं 11th का सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हमें दो साइंटिस्ट को याद रखना है, अर्नस्ट मेयर एंड कार्लस लिनियस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्नस्ट मेयर के बारे में। इस पूरे चैप्टर में अर्नस्ट मेयर के बारे में कहीं पर भी बात नहीं किया गया है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अर्नस्ट मेयर के बारे में बात किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं अर्नस्ट मेयर के बारे में। तो अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये PYQ में पूछा भी गया है। तो अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, हमने तो डार्विन के बारे में बहुत सुना है, लेकिन डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। ओके, इन्होंने ही डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज का। बायोलॉजिकल स्पीसीज जो इन्होंने डेफिनेशन दिया था, कॉमन स्पीसीज उन्हें ही कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सके। ओके, और इनको 3 बार बायोलॉजी में अवार्ड मिल चुका था, इसलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, अर्नस्ट मेयर को याद रखने में 3 पॉइंट ही हमें याद रखना है बस। इन्हें हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं और इन्होंने ही प्रपोज किया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को। ओके, और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सेकंड साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस और प्लांट किंगडम तीनों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिविंग वर्ल्ड में क्या दिया था। तो कैरोलस लिनियस जी ने बाइनोमियल नोमेनकल्चर दिया था। ओके, बाइनोमियल नोमेनकल्चर दिया था और इन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरे, और यहीं से एक टर्म्स आया था सिस्टमिक। ओके, लिनियस जी ने ऑल्सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, एंड उन्होंने प्लांट किंगडम में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस भी दिया था। तो हम जल्दी से याद रखेंगे लिनियस जी ने क्या क्या दिया था। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर, ओके, 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस, एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरे एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। लिनियस जी जो है फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में आते रहे हैं, अर्नस्ट मेयर भी आ चुके हैं, बट नीट 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आज के हमारे साइंटिस्ट ऑफ द डे हैं, अर्नस्ट मेयर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अर्नस्ट मेयर और किसके बारे में, तो कैरोलस लिनियस के बारे में। तो लिविंग वर्ल्ड के 2 साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट मेयर और कैरोलस लिनियस। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के साइंटिस्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और ऑल्सो फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने ही अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कैरोलस लिनियस के बारे में। कैरोलस लिनियस के बारे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर भी हम एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में भी उनके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम जल्दी से फास्ट रिकैप कर लेते हैं। तो कैरोलस लिनियस जी ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था और 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था, प्लांटे और एनिमिलिया में डिवाइड किया था, और उन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरे। ओके, और इन्होंने ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो अर्नस्ट हैकल ने दिया था, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कॉपलैंड ने दिया था। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, ओके, नॉलेज के लिए। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिया है RH विट्टेकर ने। RH विट्टेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, इन्होंने
R.H. व्हाइटेकर ने प्रपोज किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं कार्ल हुस। वैसे तो इनका एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन नहीं है, बट एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो 1990 में दिया गया था। जिन्होंने दिया था उनका नाम है कार्ल हुस। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है डिमिट्री इवेनिस्की। इन्होंने क्या बताया कि जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ है, पहले के लोग जो है माना जाता था कि वो कॉज करता है बैक्टीरिया, बट उन्होंने बताया क्या कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर जाता है। और इम्पोर्टेंट है इसका डेट याद रखे 1892। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट है M.W. बेजेरनिक। इन्होंने क्या किया था, तो एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का इनफिल्ट्रेट एक हेल्दी टोबैको प्लांट में डाला तो पता चला कि उसको बीमारी हो गया। तो इन्होंने ही टर्म दिया क्वांटिजियम वाइवम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड फॉर वायरस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखना है 1898। ओके, और इन्होंने ही जो है वायरस नाम दिया था। ओके, पहले के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नेम वायरस है वो पास्चर दिया था, ऐसा आता था, बट अब एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि जो नेम वायरस है वो बेजेरनिक ने दिया है। ओके, बाद में स्टेनले आए 1935 में और उन्होंने बताया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड दिस क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं टीओ डाइनर। टीओ डाइनर जो है 1971 में एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट का डिस्कवर करते हैं जो स्मॉलर देन वायरस है, ठीक है, और वो जो है कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज। ओके, जिसमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है, उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। और उसे उन्होंने कहा, क्या कहा, तो उन्होंने कहा वायरट्स। ठीक है, उन्होंने 1971 में डिस्कवर किया वायरट्स। ओके, अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे। जिस हिसाब से एनडीए का मानसिक संतुलन चल रहा है उस हिसाब से हमको लगता है कि साइंटिस्ट ऑफ द डे हमें घोषित करना चाहिए कार्ल हुस को, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने डिस्कस तो नहीं किया है लेकिन आ सकता है। क्या, तो 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट प्लांट किंगडम के साथ। प्लांट किंगडम का सबसे पहला साइंटिस्ट है कैरलस लिनियस। जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में, तो वहाँ पे हमने क्या क्या उन्होंने योगदान दिया था उसके बारे डिस्कस किया है। आप एक बार जरूर विजिट करें, वो सीरीज़ हमने बना चुका है। तो अब बात करते हैं प्लांट किंगडम में कैरलस लिनियस जी ने क्या दिया था। तो कैरलस लिनियस जी ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, लिनियस जी से पहले एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया था जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था, जैसे हैबिट, कलर, शेप एंड नंबर ऑफ लिप्स पे। ओके, जो उनका बेसिस था, मेन बेसिस था, वो वेजिटेटिव था। बट लिनियस जी ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया जिसका मेन बेसिस था क्या, एंडोसियम स्ट्रक्चर, इन्फ्लोरेसेंस बेस्ड था। ओके, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि आगे चल के एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है इन्वायरमेंट से इजीली अफेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था उनका नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ओके, इन्होंने क्या दिया था, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया था जो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे नहीं बात करती है, इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड करती है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वैसे तो एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है, बट जिन्होंने दिया था उनका नाम है एंगलर एंड पेरेंटल। अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे की। तो लिनियस जी का जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उन दोनों पर बहुत क्वेश्चन आ चुका है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस पे भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बट ऐसा लगता है कि इस बार नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से इंटरनल फीचर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ऑफ द डे होने वाले हैं बेंथम एंड हुकर। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है प्लांट किंगडम के सारे साइंटिस्ट को। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम
फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल में कोई साइंटिस्ट का जिक्र नहीं है, बट यूनिट 2 के इंट्रोडक्शंस पार्ट में और फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट होने से पहले के पेज में एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, क्योंकि हर एक यूनिट के बाद इंट्रोडक्शंस पेज में साइंटिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे कैथरीन इसाऊ के बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कैथरीन इसाऊ ने क्या क्या किया था। कैथरीन इसाऊ जी ने रिपोर्ट किया था कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड इन प्लांट थ्रू किससे, तो फ्लोएम टिश्यू से। ओके, प्लांट में एक डिजीज़ हो रहा है कर्ली टॉप वायरस जो स्प्रेड कर रहा है प्लांट में, तो वो कैसे स्प्रेड करता है, तो थ्रू फ्लोएम टिश्यू। ओके, एंड उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, और इस बुक में बहुत ज़्यादा जानकारी था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इस बुक को हम और क्या बोलते हैं, तो वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, और ये बुक जो है 1960 में पब्लिश्ड हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन जी ने क्या दिया था, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, और एक चीज़ इन्होंने दिया था रामचंद्रन प्लॉट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रामचंद्रन प्लॉट, जो बताता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। इस रामचंद्रन जी ने दो चीज़ दिया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे बताता है रामचंद्रन प्लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसी पैराग्राफ में नीचे में और एक साइंटिस्ट का जिक्र किया है जिनका नाम है लाइनस पॉलिंग। पॉलिंग जी जो हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे बताते हैं। ठीक है, रामचंद्रन जी जो है पॉलिंग से मिले थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और रामचंद्रन जी को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था इस चीज़ को सॉल्व करने में, क्या, तो स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन्स को। होप आपको पूरा तीनों साइंटिस्ट के बारे याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे के बारे में। साइंटिस्ट ऑफ द डे होने वाले हैं कैथरीन इसाऊ। इन्होंने क्या बताया था, तो कर्ली टॉप वायरस जो प्लांट में फैलता है फ्लोएम के थ्रू, और इन्होंने जो बुक लिखा था द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। ओके, तो अब नेक्स्ट हम मिलते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ। इसमें जितने भी साइंटिस्ट आते हैं ना, ये एनसीईआरटी का वो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बात किया गया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद ये दूसरा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। तो चलिए आज का हमको सबसे पहला जो साइंटिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला साइंटिस्ट है वो है कौन, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी जो हैं इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्होंने डिस्कवर्ड किया था सेल, और एक्चुअली में वो सेल नहीं था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जो इन्होंने देखा था वो सेल वॉल था, इसीलिए इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया था वो डेड सेल। ओके, तो बेसिकली रॉबर्ट हुक के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि सेल जो उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, जो बोला जाता है वो डेड सेल को डिस्कवर्ड किया था। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एंटन वॉन लीवेनहुक। एंटन वॉन लीवेनहुक जी ने इन्होंने फर्स्ट जो है लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, इन्होंने ही फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। ओके, रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन जो है वो एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने 1838 में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो फॉर्म करते हैं टिश्यू। सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ स्वान ने 1839 में ऑब्जर्व किया एनिमल्स को लेके। लेकिन और एक चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स का आउटर लेयर पे एक थिन लेयर है जिसको अभी के टाइम में उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और एक चीज़ इन्होंने क्या बताया, तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्लांट्स। ओके, जितने भी प्लांट सेल हैं उसमें सेल वॉल का प्रेजेंस होना यूनिक कैरेक्टर है, ये बताया किसने, तो स्वान ने बताया। और इन दोनों ने मिल के सेल थ्योरी दिया, इन दोनों ने मिल के क्या दिया, तो सेल थ्योरी दिया। इन दोनों ने मिल के सेल थ्योरी दिया और बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स।
बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो न्यू सेल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे आते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। बस ये बताया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ये जो है 1855 में, जब स्लेडन और स्वान ने नहीं बता पाया कि जो है पहले जो सेल कहाँ से आते हैं, तो इन्होंने ही सेल थ्योरी को 1855 में मॉडिफाई किया और एक टर्म्स दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है जो ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने क्या किया, तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला बताया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं ग्राम। ग्राम जी जो हैं क्या बताए थे, तो इन्होंने ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे दो टाइप का बैक्टीरिया बताया था, या तो ग्राम पॉजिटिव जो हो या फिर ग्राम नेगेटिव। ये दो टाइप्स का बैक्टीरिया के बारे बताए थे, किस पे, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। कौन, तो ग्राम बीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगर एंड निकोलसन्स। इन्होंने 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन जी ने 1972 में प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, इन दोनों ने क्या दिया था, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कैमलियो गोल्जाई के बारे में। तो कैमलियो गोल्जाई जी जो हैं 1898 में ऑब्जर्व्ड गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस किसने ऑब्जर्व किया था, तो कैमलियो गोल्जाई ने। कब, तो 1898। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जॉर्ज पैलेट। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है, तो जॉर्ज पैलेट। इन्होंने ऑब्जर्व किया राइबोसोम। कब, तो 1953 में। 1953 में ऑब्जर्व किया राइबोसोम किन्होंने, तो जॉर्ज पैलेट जी ने। ओके, अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग जी ने क्या बताया, तो न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल है जो बेसिक डाई से स्टेन होता है, ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करता है, और उसी वजह से फ्लेमिंग जी ने उसको क्या बोला था, तो उसको एक टर्म दिया क्रोमेटिन। क्रोमा वर्ड से क्रोमेटिन। ठीक है, तो फ्लेमिंग जी ने क्या दिया था, तो क्रोमेटिन। ठीक है, अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे के बारे में। इस चैप्टर के सारे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी के सारे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनमें से मुझे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस चैप्टर से, इस बार मुझे लग रहा है ग्राम के बारे में आ सकता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो ऐसा पैराग्राफ में दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, इसलिए ग्राम के बारे आप ज़रूर याद रखिएगा। यूनिट 4 में प्लांट फिजियो के इंट्रोडक्शंस पार्ट में इनके बारे में दिया गया है। तो केल्विन जी जो हैं क्या क्या किए हैं इसके बारे देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रेडियो आइसोटॉप्स का बेनिफिशियल यूज़ किया और केल्विन साइकिल प्रपोज्ड किया। ठीक है, इन्होंने रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया और केल्विन साइकिल प्रपोज्ड किया। तो एनसीईआरटी, लेकिन वहाँ पे को वर्कर लिख दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शंस पार्ट है वहाँ पे एकदम पूरा अच्छा से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। ही अलॉन्ग विथ जे बासाम स्टडीड रिएक्शंस इन अ ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग सुगर and other substances from raw material like carbon dioxide, water, minerals by labeling the carbon dioxide C14। ओके, और इन्होंने जो ग्रीन प्लांट वो एल्गी था, और कौन सा एल्गी था, तो वो क्लोरेला पे परफॉर्म किया था इन्होंने। और कौन सा आइसोटोप का यूज किया था, तो कार्बन 14 का यूज़ किया था। कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया था और क्या प्रपोज किया था, तो केल्विन साइकिल। समझ आया। अब जो केल्विन साइकिल ये जो CO2 फिक्सेशन कर रहा था, ठीक है ना, CO2 फिक्सेशन करके जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा था ना, वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था, और उसका नाम था PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ आया? CO2 फिक्सेशंस करके जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड्स था, PGA। समझ आया? तो हमको इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, C4 केल्विन। C4 केल्विन। इन्होंने जो रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया C14, ओके। और C4 केल्विन, C4 जो इन्होंने एल्गी का यूज़ किया था क्लोरेला। और क्या प्रपोज किया था? तो केल्विन साइकिल्स। होप आप लोग को पूरा याद हो गया होगा केल्विन के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, किसके साथ? फोटोसिंथेसिस के साथ, क्योंकि सेल साइकिल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, इन चैप्टर्स में कोई साइंटिस्ट का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम उन दोनों चैप्टर्स को स्किप किए हैं। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले। एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के ग्रोथ में एयर का क्या रोल होता है वो किन्होंने बताया? तो जोसेफ प्रिस्टले ने। इन्होंने डिस्कवर्ड किया ऑक्सीजन 1774 में। 1774 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया ऑक्सीजन, ओके। और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1770 में। 1770 में इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो बेलजार एक्सपेरिमेंट था। और इन्होंने बताया, जो अगर तुमने पढ़ा होगा और पढ़ना भी चाहिए, अगर याद नहीं है तो अब कब याद करोगे? करो, सब चीज़ें सब पढ़ो। तो मैं तो अभी रिवाइज़ करवा रहा हूँ, अगर चाहिए तो मैं डिटेल्स भी बता दूंगा। लेकिन चलिए, तो बेलजार एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो एनिमल्स और कैंडल से जो भी एयर रिलीज हो रहा था, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, उसको जो है एयर में प्यूरिफाई कर रहा था, रिस्टोर कर रहा था प्लांट। उस बेलजार में जो प्लांट रखा था उसको प्यूरिफाई कर रहा था कैंडल और जो माउस उसमें रखा था, उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, ओके। प्रिस्टले हाइपोथेसाइज्ड द प्लांट रिस्टोर्ड द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। यही बोला गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है जेन इंजनहाउस। नेक्स्ट कौन है? तो जेन इंजनहाउस, ओके। इन्होंने क्या किया? प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को, जो भी सेटअप था उसको जो है एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में रखा। तो देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस पे ही जो एयर प्यूरिफाई हो रहा था वो सनलाइट के प्रेजेंस पे ही हो रहा था। तो इन्होंने बताया, डिस्कवर्ड किया रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया कि कोई एक एक्वेटिक प्लांट लिया, उस पर देखा कि एक्वेटिक प्लांट पे जब सनलाइट पड़ रहा है तो ग्रीन पार्ट से बबल फॉर्म हो रहे हैं, ग्रीन पार्ट के अराउंड जो है बबल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और बाद में उस बबल को उन्होंने बताया कि ये ऑक्सीजन है, इसीलिए बताया कि ग्रीन पार्ट जो है ऑक्सीजन रिलीज कर रही है और जो डार्क पार्ट है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन, ओके। जेन इंजनहाउस के बारे हो गया। अब बात करते हैं जूलियस वॉन सैक के बारे में। जूलियस वॉन सैक जब भी प्लांट ग्रो करता है तो उसके ग्रीन प्लांट पे ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, जो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ओके। और इन्होंने क्या देखा? जो ग्रीन पार्ट था जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा था वो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है, जो लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट, स्पेशल बॉडी जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो इन्होंने क्या बताया? प्रोडक्शंस ऑफ ग्लूकोज by growing plant and discovered that glucose is usually stored as starch, okay, found that chlorophyll is located in chloroplast। और इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स भी दिया था जो अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये मिनरल वाले 12th चैप्टर में था जो अब डिलीट हो चुका है वो चैप्टर। इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स भी दिया था, ओके। याद हो गया जूलियस वॉन सैक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं TW एंजलमैन के बारे में। इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया था। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम की इन्होंने दिया था, तो TW एंजलमैन ने दिया था। इन्होंने एक प्रिज्म का यूज़ किया था, याद होगा आपको पूरा एक्सपेरिमेंट, और अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। इन्होंने एक प्रिज्म का यूज़ किया और
एक वाइट लाइट डाला और उससे जो कलर स्प्लिट हुआ उसमें रेड और ब्लू पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन बनाया था जहाँ पर जो इन्होंने डिटेक्ट किया था साइट ऑफ O2 इवोल्यूशंस, वहाँ पे O2 मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा यानी कि O2 इवोल्यूशंस ज़्यादा होगा, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। और वो उन्होंने जो प्लांट लिया था, जो ग्रीन एल्गे लिया था, वो था क्लेडोफोरा का यूज़ किया था, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ किया था टू डिटेक्ट साइट ऑफ O2 इवोल्यूशंस। और उन्होंने देखा था क्या, तो ब्लू और रेड एरिया पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था। ठीक है, तो इससे पता चल रहा था कि O2 इवोल्यूशंस कहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा हो रहा है। और क्या बताया, तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्नेलियस वॉन नील के बारे में। तो कॉर्नेलियस वॉन नील जो हैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और जो स्टडी कर रहे थे ग्रीन और सल्फर बैक्टीरिया पर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। ठीक है, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस माइलस्टोन है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है। इनसे पहले जब ये आए नहीं थे तो सब समझते थे जो कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो कहाँ से, तो CO2 का ऑक्सीजन है, CO2 का ऑक्सीजन है। पर ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो वाटर का है। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर H2O नॉट CO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बताया, तो इन्होंने जो काम कर रहा था, इन्होंने किस पर को जो बैक्टीरिया था वो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया है। और इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है वो H2O से होता है, ना कि CO2 से। ओके, नेक्स्ट है H N स्लैक पाथवे, या फिर इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था C4 पाथवे। चलो, C4 प्लांट जितने भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चलो जल्दी से सब कमेंट कर देना कि C4 प्लांट कौन कौन से हैं। ओके, तो इन्होंने H N स्लैक ने क्या डिस्कवर्ड किया था, तो C4 पाथवे। ओके, चलो अब बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट साइंटिस्ट। ठीक है, जिनका नाम है ब्लैकमैन। इन्होंने क्या दिया था, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कब, तो 1905 क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कौन, तो ब्लैकमैन। ओके, अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे की। जब भी इस चैप्टर से साइंटिस्ट पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम जो है स्टेटमेंट में या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट अगर हम इस बार बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन हो सकते हैं, अगर एक ही साइंटिस्ट, तो H N स्लैक हमको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें जो डेट हम जो बात कर रहे थे, जैसे ऑक्सीजन डिस्कवर्ड का, ठीक है, जब स्टार्च का बात किए थे तब का, तो बस वो डेट याद रखना है। ठीक है, जो डेट हमने इंपॉर्टेंट बोला है बस वही डेट याद रखना है, और बाकी कोई डेट याद नहीं रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार मुझे लग रहा है H N स्लैक, बाकी साइंटिस्ट अगर आए तो मैच द फॉलोइंग में आएंगे। ठीक है, इसलिए सारे साइंटिस्ट याद होने चाहिए, उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, क्या क्या रोल है, सब याद होना चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशंस के साथ। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट रेस्पिरेशंस एंड PGR। तो सबसे पहले हम प्लांट रेस्पिरेशंस की बात करते हैं। तो प्लांट रेस्पिरेशंस में साइंटिस्ट रिलेटेड हमें दो चीज़ याद रखना है, एक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स। ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस को ही हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं। और EMP पाथवे जो है, EMP वो साइंटिस्ट से ही पढ़ा हुआ है। E फॉर एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। ठीक है, तो याद रहेगा EMP पाथवे को ही ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और EMP स्टैंड फॉर एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास पाथवे। ओके, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हैंस क्रेब। हैंस क्रेब जो क्रेब साइकिल दिए हैं। ठीक है, हैंस क्रेब क्या दिए, तो क्रेब साइकिल्स, एंड ग्लाइकोलाइसिस EMP पाथवे भी बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो याद हो गया आपको।
अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन एंड उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन के बारे में। इन्होंने क्या देखा तो कि कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल जो है जिधर से लाइट का सोर्स आ रहा है उधर बेंड करता है, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म्स कहते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म्स जो है कैनरी ग्रास में ऑब्जर्व किया चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। ओके, दोनों बाप बेटे ने तो बस इतना बताया कि कोई सब्सटेंस कोलियोप्टाइल में प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइट सोर्स की ओर कोलियोप्टाइल बेंड कर रहा है, बट ये नहीं बताया कि वो सब्सटेंस क्या है। तो फिर आए कौन, तो एफ डब्ल्यू वेंट जी आए और बताएं कि कोलियोप्टाइल में जो है क्या प्रेजेंट है। कोलियोप्टाइल में जो है ऑक्सीन है, जिसके वजह से कोलियोप्टाइल जो है वो जो है उसका जो टिप है वो किधर लाइट सोर्स की ओर बेंड करता है। और जिस चीज़ पे इन्होंने काम किया था वो था ऑट सीडलिंग, नॉट कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास बाप बेटे ने काम किया था, जो बताया कि कुछ सब्सटेंस है जिसके वजह से लाइट सोर्स की ओर बेंड करता है। बट आइसोलेट किन्होंने किया, तो एफ डब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया और आइसोलेट करके बताया कि वो ऑक्सीन है। क्या है, तो ऑक्सीन है। ओके, अब बात करते हैं ई कुरोसावा के बारे में। तो 1926 में क्या हुआ था, तो इसमें बहुत कुछ याद नहीं रखना है। देखो सिंपल कर देते हैं। एक डिजीज़ है जिसको हम लोग बकाने डिजीज़ बोलते हैं, जिसको हम लोग फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जो राइस सीडलिंग में होता है और एक फंगल पैथोजन के वजह से होता है। फंगल पैथोजन्स के वजह से होता है, जिसका नाम है जिब्रेला फुजीकुरोई। जिस फंगल पैथोजन्स का नाम है जिब्रेला फुजीकुरोई, ये डिजीज़ जो है वो बकाने डिजीज़ है या फुलिश सीडलिंग जिसमें होता है, उसको राइस सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो सब्सटेंस है, एक्टिव जो सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस कौन सा है, तो जिब्रेलिक एसिड। तो ई कुरोसावा ने जिब्रेलिक एसिड को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे किया था, एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं। रिपोर्टेड द appearance of symptoms of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrate of fungus. The active substance were identified as जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, समझ आया? ओके, ऑक्सिन जिब्रेलिक एसिड के बाद अब बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन में सबसे पहले हम बात करते हैं एफ स्कूक एंड उसके कोवर्कर के बारे में। तो ये सब जो मिल के जो है ना टोबैको प्लांट पे काम कर रहे थे और उसके स्टेम के इंटरनोड पे कैलस बना रहे थे। कैलस बनाने के लिए इन्हें जो ज़रूरत पड़ रहा था तभी बनता कैलस जब ऑक्सिन्स और उसके साथ साथ क्या एडिशनल में और चीज़ ऐड करना पड़ रहा था इन्हें, क्या तो वस्कुलर टिश्यू या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क और डीएनए। मतलब सब जो डीएनए ही है मतलब एडेनिन ग्वानिन जो प्यूरिन है, और प्यूरिन का ही डेरिवेटिव्स जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, साइटोकाइनिन से ही रिलेट मिलर एट ऑल हैं, ठीक है, जो 1955 में एफ स्कूक ने तो क्या किया था, कैलस बनाया था, ठीक है, लेकिन मिलर एट ऑल 1955 में क्या किए, तो उन्होंने जो प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है जो काइनेटिन है, जो साइटोकाइनिन ही है एक टाइप का, उसको आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनिन्स प्रोमोटिंग एक्टिवेट सब्सटेंस दैट दे टर्म्स काइनेटिन। ओके, अब बात करते हैं एच कज़न्स के बारे में। तो एच कज़न्स जो है 1910 में डिस्कवर्ड किया था इथिलीन के बारे में। इथिलीन को डिस्कवर्ड किया था एज अ गैसेस पीसीआर 1910 में। ओके, अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे के बारे में। जैसा हम चुनते आ रहे हैं अभी तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं 2026 के लिए, वैसे ही हर एक चैप्टर से हम साइंटिस्ट ऑफ द डे चुन रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जो है लिस्ट है, ऐसा नहीं है, हम थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हैं अपने हिसाब से। ओके, बाकी सबके बारे में तो डिटेल्स हम पढ़ ही रहे हैं।
तो आज जो हमारे जो होने वाले हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे वो है ई कुरोसावा, ठीक है, बकानेडिजिस पुलिस सीडलिंग। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ह्यूमन फिजियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पूरा प्लांट फिजियो, आज हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियो। तो ह्यूमन फिजियो के जो इंट्रोडक्शंस पार्ट में जिस साइंटिस्ट का जिक्र है उनका नाम है अल्फोंसो कोटाई। अल्फोंसो कोटाई, कोटाई से ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई मतलब क्या आ रहा है, मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर। और एक चीज़ पर इन्होंने काम किया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स पर। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्नस्ट मेयर पे या फिर रामचंद्रन प्लॉट, जितने भी इंट्रो वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आ रहे हैं, तो ये भी अल्फोंसो कोटाई बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पूरे ह्यूमन फिजियो में कहीं भी स्पेसिफिक और साइंटिस्ट का जिक्र नहीं है इंट्रोडक्शंस पार्ट के अलावा। तो सिर्फ एक साइंटिस्ट का जिक्र है कोटाई के बारे में, बाकी किसी भी तरह का कोई और साइंटिस्ट का जिक्र नहीं किया गया है पूरे ह्यूमन में। बट साइंटिस्ट के नाम पे ही कुछ टर्म्स हैं, तो चलिए पहले उन टर्म्स को देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है। तो न्यूरल में एक टर्म्स है नीजेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये नीजल्स के नाम पे पड़ा है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। नीजल्स ग्रेन्यूल्स जो होता है ग्रेन्यूल बॉडीज होता है, आर ही होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है राइबोसोम जो काम करता है वही काम ये भी करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है नीजल्स ग्रेन्यूल्स का। ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, एक्सॉन्स में कम्प्लीटली अब्सेंट होते हैं, ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है नॉट्स ऑफ रेनवियर। नॉट्स ऑफ रेनवियर, नॉट्स ऑफ रेनवियर जो दो माइलिनेटेड शीथ के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनवियर, जो रेनवियर के नाम पे पड़ा हुआ है, ओके। हार्मोन वाले चैप्टर्स पे एक टर्म्स है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ जो है डिफिशियंसी के वजह से होता है, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दोनों के डिफिशियंसी के वजह से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज, दोनों के वजह से, ग्लूको हो प्लस मिनरलो, दोनों के डिफिशियंसी के वजह से एडिसन्स डिजीज़ होता है। और वो एडिसन्स टर्म्स जो पढ़ा है एडिसन्स डिजीज़ वो एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने पूरा ह्यूमन फिजियो का बात किया, जो कि बात करने जैसा कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ एक साइंटिस्ट के नाम पे हमको बहुत ज़्यादा जो इंट्रो पार्ट पे दिया हुआ है कोटाई के बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल आ सकता है, इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। तो पूरा हमने 11th के बायोलॉजी के सारे साइंटिस्ट के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं 12th साइंटिस्ट के साथ, ठीक है।